चलो अभी अपना बिगेस्ट चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे तुम लोग अप्रोक्सीमेटली 30 से 50 मार्क्स का पेपर का वेटेज ये अकेले चैप्टर से कवर होगा। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सब टॉपिक्स है वो बहुत सारे, पहला अपन जब भी स्टार्ट करें वो बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये एज्यूम करके कि तुम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं आता है, मैं एकदम लोअर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आज अपन कवर करेंगे। उसके बाद में अपने को कवर करना है ब्रेक इवन, की फैक्टर, प्राइसिंग, रिलेवेंस, ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, और दूसरे कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स, यानी कि कम से कम 6 से 7 चैप्टर्स है जो अपने को मार्जिनल में कवर करना है। ठीक है, मार्जिनल तुम लोग को बाकी चैप्टर्स के साथ भी मिक्स होके आता है। जैसे अगर टीक्यूएम अगर आया तो उससे मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा सा एप्लीकेशन था। ठीक है, तो बाकी चैप्टर में भी मार्जिनल का मिक्सअप होता ही है, तो ऐसा नहीं कि मार्जिनल का ही फुल फ्लेज क्वेश्चन, लेकिन दूसरे चैप्टर्स के साथ भी वो मर्ज होके आएगा। अभी सबसे पहले कुछ बेसिक्स, जो मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज है वो अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या सीखते हैं। तो अपना जो फॉर्मेट है वो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आएगा प्रॉफिट। तो ये अपना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के लिए अलग से कोई स्पेस नहीं है, तो अगर सेमी वेरिएबल रहेगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल, और यहाँ पे अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या कवर होगा? तो वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग कवर करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री, वेरिएबल एडमिन, अगर कुछ रहेगा तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन जो प्राइम कॉस्ट के पार्ट है ये तो ऑलवेज वेरिएबल ही रहते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको वेरिएबल ही ट्रीट करना है। थ्रूपुट इसको भी फिक्स गिनता है, लेकिन ये थ्रूपुट का चैप्टर नहीं है, अब ये मार्जिनल है, ये सब कुछ वेरिएबल में काउंट होगा। फैक्ट्री में हम लोग बोल सकते हैं कि अराउंड 50-50% का प्रपोर्शन रहता है, 50% फिक्स रहता है, 50% वेरिएबल रहता है। ठीक है, एडमिन में अराउंड 95% कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है, और हार्डली कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कॉस्ट अपने सेल्स पे या प्रोडक्शन पे डिपेंड है, तो वो आएगा वेरिएबल। तो इस पर जनरली अपने को 100% फिक्स ही रहते हैं, वेरिएबल देते ही नहीं है, लेकिन अगर थियोरेटिकली दे दिया तो वेरिएबल एडमिन वो वेरिएबल में काउंट होगा। सेलिंग में अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि अराउंड 50-50 का प्रपोर्शन है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, सभी कंपनीज में अलग अलग रहेगा। सेलिंग का जो पार्ट है वो जनरली अपन वेरिएबल में काउंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। जैसे डिलीवरी वैन का मेंटेनेंस वगैरह रहेगा, उसका जो गैरेज का रेंट वगैरह रहेगा, उसके जो ड्राइवर्स का सैलरी वगैरह रहेगा, वो सब फिक्स में आएगा। लेकिन जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो वेरिएबल में आएगा। सेलिंग में जो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उसको अपन बोल सकते हैं कि वो पार्ट ऑफ वेरिएबल है। जितना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करोगे उतना सेल्स बढ़ेगा, तो दैट इज इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। लेकिन एक लिमिट तक वो सेल्स को बढ़ाएगा। अगर कंटिन्यू एडवर्टाइज किया तो ऐसा नहीं कि तुम लोग सेल्स का ग्रो करते ही जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ओप्पो वीवो जब भी मार्केट में आए थे, हर स्टेशन पे तुम लोग को ओप्पो वीवो के बोर्ड दिखाई देंगे, हर दुकान के ऊपर ओप्पो वीवो। ठीक है, लेकिन फिर भी नंबर वन पोजीशन पे वो लोग नहीं आए। क्यूमुलेटिव कंपनी का ओवरऑल सेल्स अच्छा था, लेकिन नंबर वन पोजीशन पे फिर भी सैमसंग और रेडमी, ये दो थे। वो दोनों में कंपटीशन था, कभी नंबर वन पे सैमसंग रहेगा, कभी रेडमी आएगा। ठीक है, लेकिन ओप्पो वीवो फिर भी इतना एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी नंबर वन पे नहीं है। तो इससे वो समझ में आता है कि एडवर्टाइजमेंट पूरा का पूरा वेरिएबल नहीं है, कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये अपना वेरिएबल कॉस्ट। जो बाकी का कॉस्ट है वो आएगा फिक्स में। तो फिक्स में मटेरियल का कुछ नहीं रहेगा, लेबर नहीं रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस पे रहेगा, फिक्स फैक्ट्री रहेगा, फिक्स एडमिन रहेगा, और फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, ये तीन कॉस्ट जाएगा फिक्स में। अभी रूल ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अपना सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट सपोज 6 रुपया है, यानी कि कंट्रीब्यूशन आएगा 4 रुपया,
ठीक है। सपोज अपना फिक्स कॉस्ट है 50,000। ठीक है। और अगर सपोज अपन 10,000 यूनिट बना रहे, 10,000 यूनिट, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख का सेल्स होगा। 10,000 इंटू 6, 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट। तो 10,000 इंटू 4, यानी कि 40,000 का कंट्रीब्यूशन, या फिर 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 का कंट्रीब्यूशन। और हम लोग को यहाँ पे लॉस होगा 10,000 का। अगर हमने 20,000 यूनिट बनाया, तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख। 20,000 इंटू 6, 1,20,000। 20,000 इंटू 4 यानी कि 80, या फिर 2 लाख माइनस 1, 80। फिक्स कॉस्ट 50 का 50 ही रहेगा। ठीक है। प्रॉफिट आएगा 30,000। ठीक है। स्टेटमेंट बनाने का रीजन ये है कि तुम लोग को कुछ रूल समझना है। सेल्स का पर यूनिट, वेरिएबल का पर यूनिट, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि सेल्स का और वेरिएबल का टोटल अमाउंट वो चेंज होते रहेगा। जैसे क्वांटिटी चेंज होगा, टोटल अमाउंट चेंज होगा। ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक ये दो एलिमेंट कांस्टेंट है। अगर ये 10 बढ़ गया या कम हो गया, 6 बढ़ गया या कम हो गया, तो कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट है, लेकिन टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है। ये क्वांटिटी पे डिपेंड है, लेकिन पर यूनिट दोनों के लिए सेम है। फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट सेम है, लेकिन अगर तुम लोग पर यूनिट निकालोगे तो 50,000 डिवाइड बाय 10,000 यानी कि 5 रुपया पर यूनिट है। और 50,000 डिवाइड बाय 20 यानी कि 2.5 पर यूनिट आ रहा है। यानी कि पर रेट चेंज होते रहेगा, टोटल अमाउंट उसका सेम रहेगा। ठीक है। और प्रॉफिट और फाइनल आउटकम है ये दोनों का, तो ऑब्वियसली ये हर बार चेंज होते रहेगा, तो प्रॉफिट भी चेंज होता है। ठीक है। अब जो पहला टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, वो आता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अलग अलग फॉर्मूलाज अपन सीखते हैं। पहला आता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है। फर्स्ट लेवल के लिए कंट्रीब्यूशन है 40,000, सेल्स है 1 लाख, इंटू 100 यानी कि 40%। और दूसरे लेवल के लिए 80,000 डिवाइड बाय 2 लाख, इंटू 100, ये भी आएगा 40%। ठीक है। तो पीवी रेशियो सेम रहेगा, चाहे दोनों का कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, सेल्स चेंज हो रहा है, क्योंकि पर यूनिट में 10, 6 और 4 कांस्टेंट है। जब तक ये 10, 6, 4 कांस्टेंट रहेगा, अगर तूने 20,000 की जगह पे 30,000 का अगर वर्किंग किया, तो भी ये 40% ही आएगा। तो यूनिट बढ़ने से या यूनिट कम होने से पीवी रेशियो पे इम्पैक्ट नहीं है। तो ना का पर यूनिट पे पीवी रेशियो डिपेंड है, टोटल अमाउंट पे डिपेंड नहीं है। ठीक है। दूसरा जो रेशियो आता है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो पर यूनिट पे लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों के लिए सेम है, 4 रुपया है। 40,000 डिवाइड बाय 10,000 4, 80,000 डिवाइड बाय 20,000 4। सेल्स पर यूनिट 10 रुपया है। 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 10, 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 10, इंटू 100 यानी कि ये आएगा 40%। जब पर यूनिट पे कांस्टेंट रहेगा, तो ही टोटल पे भी रेशियो सेम आएगा। आया समझ में? तो ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ठीक है। तो अगर सपोज तुम लोग को सिर्फ सेल्स 1 लाख और उसका प्रॉफिट 10,000 नेगेटिव, 2 लाख का सेल्स, प्रॉफिट 30,000 पॉजिटिव, बाकी का जो बीच का पार्ट है वो तुम लोग को दिया ही नहीं। वेरिएबल कितना है, पर यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला कि 1 लाख के सेल्स पे प्रॉफिट है 10,000 का नेगेटिव, और 2 लाख के सेल्स पे 30,000 का पॉजिटिव प्रॉफिट है। तो अपन ये थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। अपन ये दो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट हायर से लोअर माइनस करने का, 30,000
माइनस 10,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स 2 लाख माइनस 1 लाख। तो ये होगा 30 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 40 डिवाइड बाय 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख इंटू 100, यानी आंसर आएगा अगेन 40%। फॉर्मूला चाहे कोई भी अप्लाई करो, पीवी रेशियो सेम रहेगा। पीवी रेशियो तभी चेंज होगा जब ये दो में से कोई तो एक या दोनों चेंज हो। आया समझ में? ठीक है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल अभी सेलिंग प्राइस होगा सपोज 10% अप लेते 11, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट लेते 10% अप 6.6। तो मुझे जरा सोच के बताओ, कैलकुलेट किए बिना, पीवी रेशियो सेम आएगा कि चेंज हो? सेम आएगा, दोनों 10-10% से बढ़ रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.4। तो अगर रेशियो निकाला 4.4 डिवाइड बाई 11 इंटू 100, 40% आ रहा है। अब मैं दूसरा एक पूछता हूँ, जरा ध्यान से सोच के बताना। अगर दोनों एक एक रुपए से बढ़ रहे, 10 बढ़ के होगा 11, 6 बढ़ के होगा 7, तो पीवी रेशियो सेम रहेगा? नहीं रहेगा। ये हो जाएगा 4। 4 डिवाइड बाई 11 इंटू 100 कितना आता है? ठीक है, पीवी रेशियो सेम नहीं रहता। तो सेम अमाउंट से चेंज नहीं होना चाहिए, सेम परसेंटेज से चेंज होना चाहिए। जब भी बोलता 10-10% से दोनों बढ़ रहे हैं तो पीवी रेशियो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 10-10 रुपीज से 1-1 रुपीज से 2-2 रुपीज से दोनों चेंज हो रहे हैं, तो पीवी रेशियो सेम नहीं रहता। पता चला? ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट कंसेप्ट, पीवी रेशियो। सेकंड जो अपना कंसेप्ट है वो आता है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। ठीक है। हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब बीईपी दो वे से निकालते हो, इन रुपीज, इन वैल्यू, ठीक है। तो आता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवीआर, ठीक है। और अगर तुमको ये आंसर निकालना है इन यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी में, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। ये अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर आंसर निकाले यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट दोनों के लिए सेम 50,000 ही है, क्योंकि इसका टोटल अमाउंट तो सेम ही रहता है ना। तो दोनों का क्वांटिटी बढ़ा या क्वांटिटी कम हुआ उससे फिक्स कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्वांटिटी बढ़े या कम हो, पीवी रेशियो तो सेम ही रहता है 40%, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 40%, तो 50,000 डिवाइड बाय 40% कितना आता है? 1,25,000। तो 1,25,000 ये आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, और ये रुपीज में, ठीक है, सेल्स का वैल्यू। और वैसे अगर यूनिट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट है अगेन 50,000, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सभी के लिए सेम ही है ना, 4 रुपीज, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4, 12,500 यूनिट्स, ठीक है, 12,500 यूनिट्स। अब बीईपी, बेसिकली हर कंपनी सबसे पहले बीईपी फाइंड करने को ट्राई करते हैं, क्योंकि ये वो लोग का एक बोलते हैं ना कि बेंचमार्क है, वो लोग का ये लेवल तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। एक बार ब्रेक इवन पहुंच गए तो ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट स्टार्ट होगा, ब्रेक इवन से पहले लॉसेस है। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो ये कुछ ये टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ यूनिट्स, यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू रुपीज, ठीक है। अब जो मेरा सेल्स है वो ऐसे रहेगा, सपोज सेल्स, ठीक है। मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे सेल्स में से दो कॉस्ट पे करना है, जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ से स्टार्ट होगा और अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ऑब्वियसली सेल्स से नीचे रहेगा, क्योंकि सेल्स से ऊपर है तो सेल्स करने का मतलब ही नहीं है, तो ये सेल्स से नीचे रहेगा। और जो फिक्स कॉस्ट रहेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं,
क्योंकि 0 यूनिट पे कॉस्ट भी 0 रहेगा, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगा मेरा कॉस्ट बढ़ते जाएगा। जबकि फिक्स कॉस्ट 0 यूनिट पे भी 50,000 का ही रहेगा, और 10,000 यूनिट बनाओ, 20,000 बनाओ या 10 लाख बनाओ, नंबर ऑफ यूनिट को इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो सेम ही रहेगा, 50 ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं से तो। सपोज ये तो ना का फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट वगैरह फाइंड करना है, तो मुझे वेरिएबल और फिक्स दोनों को मर्ज करके एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों लाइन को पहले निकाल देता हूँ। अब ये मेरा सेल्स का लाइन है। सपोज मेरा टोटल कॉस्ट का लाइन, टोटल कॉस्ट बोला तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो 0 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट तो रहेगा ही ना, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगा फिक्स सेम रहेगा लेकिन वेरिएबल बढ़ते जाएगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट का लाइन कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसे रहेगा। अब ये मेरा फाइनल चार्ट हो गया कि ये मेरा सेल्स लाइन, ये मेरा टोटल कॉस्ट लाइन। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे सेल्स और टोटल कॉस्ट मैच हो रहा है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा बीईपी। अगर मैं उसको यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो ये ब्रेक इवन क्वांटिटी आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो ये ब्रेक इवन सेल्स आएगा, सेल्स वैल्यू में, रुपीज में। ठीक है, तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले कौन सा लाइन ऊपर है, कॉस्ट वाला लाइन या सेल्स वाला लाइन? यानी कि कॉस्ट ज्यादा है, सेल्स कम है, यानी कि मुझे इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ रहा हूँ। और ब्रेक इवन के बाद कौन सा लाइन ऊपर है, सेल्स, यानी कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एरिया है। इतना समझा? अब ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये और ये, वो एंगल सेम रहेगा। तुम लोग ये साइड का एंगल लो या ये साइड का एंगल लो, एंगल सेम है। तो दो लाइन के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस करके बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे सोच के बताओ, छोटा रहेगा तो अच्छा है कि बड़ा रहेगा तो अच्छा है? ये दो लाइन के बीच का ये एंगल बड़ा रहेगा तो अच्छा है, छोटा रहेगा तो अच्छा है? बराबर। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो डिपेंड है कि अभी दोनों कौन से सिचुएशन में। ब्रेक इवन से नीचे एंगल छोटा अच्छा है, और ब्रेक इवन के बाद एंगल बड़ा है तो अच्छा है। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी, जो लोग का डिमांड वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, प्रोडक्ट का डिमांड है, वो लोग प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनीज के लिए ऑब्वियसली बड़ा एंगल वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा। बड़ा एंगल यानी कैसे, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये दोनों, ये जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है ना, ये देखो गैप बढ़ रहा है। लेकिन अगर सपोज ये ग्राफ ऐसे है, सेल्स लाइन ऐसे है, और जो कॉस्ट लाइन है वो ऐसे है, तो ये एंगल बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गैप कितना फास्ट फास्ट बढ़ रहा है, प्रॉफिट फास्ट फास्ट बढ़ रहा है, जबकि हमें प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी बेटर है कि ये कंपनी बेटर है? तो जहाँ पे एंगल बड़ा है ना, वो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म में ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ब्रेक इवन के बाद ये अच्छा लगता है कि गैप फास्ट फास्ट बढ़ रहा है, ब्रेक इवन से पहले वो एंगल भी बड़ा रहता है, यानी कि लॉस का अमाउंट भी इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर तुम लोग उतना सेल नहीं कर पाए, ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाए, तो लॉस भी उतना ही बड़ा अमाउंट का सफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा अच्छा है कि बड़ा अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल क्रिएटेड बिटवीन सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। ठीक है, वो दो लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर
angle is better, and beyond break even point, higher angle is better. So generally for profit making companies, higher angle of incidence will indicate higher profitability, and for loss making companies, lower angle of incidence will indicate lower losses. ठीक है, तो ये अपना ब्रेक इवन चार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अपना सेल्स है ना यहाँ से स्टार्ट होता है। इनिशियली अपन लॉस पे रहते हैं, सेल्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और अपन ये लेवल तक आ जाते हैं, अपन रिलैक्स हो गए कि बेबी ब्रेक इवन पे आ गए। अब ब्रेक इवन से आने के बाद अपन कंपनी को बंद तो नहीं करने वाले, तो अपन तो जितना होगा उतना सेल करते रहेंगे। तो अपना सेल्स बढ़ते बढ़ते आगे आगे जाना स्टार्ट होता है। तो सपोज अपना सेल्स यहां तक पहुंच गया है, मैं इसको नाम देता हूँ पॉइंट ए। ठीक है, बाद में सेल्स और बढ़ने लगा, यहाँ पे आ गया सपोज पॉइंट बी, और ये है बीईपी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ए पॉइंट पे रहना अच्छा है कि बी पॉइंट पे रहना अच्छा है? बी पॉइंट पे क्यों? सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग को सेल्स से मतलब नहीं है, अपने को प्रॉफिट से मतलब है। पॉइंट ए पे प्रॉफिट इतना ही है, पॉइंट बी पे प्रॉफिट एरिया देखो बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है ना, अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये जो गैप है बिटवीन बीईपी एंड ए, इसको अपन बोलते हैं एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पॉइंट ए पे वो बीईपी टू ए है, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड लिखूं तो ए माइनस बीईपी। बीईपी यहां से यहां तक है, ए यहां से यहां तक है। तो अगर ए में से बीईपी माइनस करो तो इतना बच जाएगा। समझ में आया? तो ए माइनस बीईपी है, और वैसे ही दूसरे केस में वो बी माइनस बीईपी है। यानी कि एमओएस का फॉर्मूला लिखो तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होगा। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये आएगा एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जरा सोच के बताओ, मैं तुम लोग को दो अलग अलग नंबर्स बता रहा हूँ। बीईपी लोअर अच्छा है कि हायर अच्छा है? लोअर। क्यों? लोअर बीईपी रहेगा तो बीईपी जल्दी से अचीव करोगे और तुम प्रॉफिट एरिया में आओगे। एमओएस लोअर अच्छा है कि हायर अच्छा है? हायर अच्छा है। क्यों? हायर गैप यानी कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आया? और सडनली सपोज ऐसे हुआ कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स वगैरह एंटर हो गए, हम लोग अभी पॉइंट नंबर बी पे हैं, यानी कि अपने को ब्रेक इवन तक आने के लिए थोड़ा टाइम है। सेल्स रातों रात बंद नहीं हो जाता। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी एक्टिवा है, ठीक है, स्कूटर सेगमेंट में एक्टिवा मोनोपोली में मोर देन 50% मार्केट शेयर अकेले एक्टिवा का है। बाकी जो बच गए अराउंड 40% शेयर में टीवीएस नंबर 2 पे आएगा, सुजुकी हीरो नंबर 3 4 पे आएगा। ठीक है, तो ये सब आगे पीछे है। अब सडनली सपोज मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर एंटर हुआ, तो ऐसा नहीं कि होंडा का सेल रातों रात सीधा 60% मार्केट शेयर से 10% पे आ गया। मार्केट शेयर स्लोली ग्रेजुअली कम होगा, लोग जल्दी से भरोसा नहीं करेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल लो, ओला आ रहा है, ओला इलेक्ट्रिक। तो ओला इलेक्ट्रिक अभी बहुत बिक रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ओला के फीचर्स एज कम्पेयर टू अदर्स ज्यादा अच्छे हैं, तो लोग इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जा रहे हैं। जबकि होंडा अभी तक इलेक्ट्रिक में आया नहीं है, वो लोग ने लॉन्च नहीं किया एक्टिवा इलेक्ट्रिक करके। ठीक है, तो एक्टिवा का सेल अभी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ओला आने की वजह से ऐसा नहीं कि सडनली लोग ओला ही खरीद रहे, एक्टिवा खरीदना ही बंद कर दिया। अब एक्टिवा के पास अभी टाइम है कि जब तक ओला अपना मार्केट और एक्सपांड करते जाए, उससे पहले एक्टिवा भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट अपना लॉन्च करे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वो लोग को यूज है। ठीक है, तो वो लोग को यहाँ से बीईपी तक आने के लिए टाइम है, और वो टाइम के बीच में वो लोग को तुरंत एक्शन लेना है। अगर वो एक्शन नहीं लिया और वो लोग ये लेवल तक पहुंच गए, ठीक है, बाद में वो लोग को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। एमटीएनएल बीएसएनएल का केस लो। ठीक है, बीएसएनएल अभी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, अभी वो इंटरनेट का एक नया इंटरनेट उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, वायरलेस इंटरनेट वगैरह वो सब लॉन्च किया, लेकिन लोग अभी भी बीएसएनएल के नेट पे जाने को तैयार नहीं हो गए। पैसा कम रहेगा ना तो भी नहीं जाएगा। एक तो सर्विस का इश्यू मेजर, और वो एम्प्लॉयज का एटीट्यूड।
वहां पे जाएंगे, अपने को कैसे भी ट्रीट करेंगे वगैरह। तो वो अभी कोई जाएगा नहीं जल्दी से। अब वो लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। भले ही वो लोग का सर्विस अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग लेंगे सिटीज में। गांव में रहेंगे, सिटीज में भी उनको आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग ने मार्केट खा लिया। अगर उन्हें पहले, बहुत सालों पहले, जब ये एयरटेल, वो वोडाफोन का पहले का हच वगैरह था, ऑरेंज हच, वो जब भी मार्केट में एंटर हुए, वो टाइम पे अगर बीएसएनएल एंटीना ने स्टेप लिया रहता ना, तो लोग आज सर्वाइव कर गए। वो लोग ने वो स्टेप नहीं लिया, और उसके वजह से वो लोग अभी मार्केट से आउट हो गए। और गवर्नमेंट कंपनी मोनोपोली में से वो लोग अभी ऐसे स्ट्रगल में आ गए कि कंपनी को सर्वाइव कैसे करे, रिवाइव कैसे करे, क्योंकि उन्होंने वो यूज नहीं किया। आप समझ गए। तो जब ये सेल कम होना स्टार्ट होता है ना, तो एमओएस अगर बहुत बड़ा रहेगा ना, तो ब्रेक इवन तक आने को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। वो टाइम में तो उनको एक्शन लेना पड़ता है। बजाज का सेम हुआ, जब ये बजाज एक चेतक मोनोपोली में था, वो टाइम पे हीरो होंडा मार्केट में एंटर हुआ, वो बाइक लेके आया। चेतक उसने कुछ अपग्रेड ही नहीं किया। जैसे चेतक वो लोग बेच रहे थे, अच्छा था, रफ एंड टफ था, लेकिन चेतक जो बेच रहे थे वो लोग मॉडल वैसा ही, ना उस पर लुक में चेंज, ना कुछ और फीचर्स में चेंज। हीरो होंडा आने के बाद उसने चेतक से ऑलमोस्ट डबल एवरेज देना स्टार्ट किया। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गया, लुक बाइक का। और स्कूटर पे कॉलेज जाओ और बाइक पे कॉलेज जाओ, फैशनेबल बाइक ही है। स्कूटर तो उसके सामने आते ही नहीं है। इवन आज के डेट में भी जो लोग को बाइक पसंद है, लोग को बाइक ही पसंद है। और बाइक में भी जिसको बुलेट पसंद है, वो लोग को बाकी कुछ पसंद नहीं आते। वो लुक का मैटर है। ठीक है। तो हीरो होंडा ने अच्छा लुक दिया, फ्यूल एफिशिएंसी दिया, उसका मेंटेनेंस बहुत कम था, तो लोग हीरो होंडा भर भर के खरीदने लगे। हीरो होंडा बहुत ही शॉर्ट टाइम में मोनोपोली पे आ गया। चेतक का सेल इतना कम हो गया कि 1992-93 तक आते आते वो लोग को अपना प्लांट का कैपेसिटी लेस देन 50% पे लेके जाना पड़ा। इतना कम हो गया। बाकी एक टाइम पे वेटिंग टाइम था, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम था, डिमांड उतना था, सेल्स ऑर्डर उतने थे, वेटिंग टाइम था। तो वहां से लोग इतने कम कैपेसिटी पे आ गए। फिर भी उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। एट दी एंड चेतक बंद करना पड़ा, जो एक टाइम का जायंट मोनोपोली, वो प्रोडक्ट ही मार्केट से आउट हो गए। और उसके बाद में बजाज, वो बजाज ग्रुप का ही डिवीजन हो गया। जो बजाज मेन जो थे, जमनालाल लाल बजाज, आई थिंक उनके जो दो बेटे थे, तो बड़े बेटे ने ये ऑटोमोबाइल सेगमेंट को टेक ओवर किया, और छोटे बेटे ने फाइनेंस, उसका जो था बजाज फाइनेंस वगैरह, वो कंपनीज को टेक ओवर कर लिया। अब बड़ा बेटे के ने जैसे ही कंपनी को टेक ओवर किया, उसने स्कूटर सेगमेंट छोड़ के बाइक सेगमेंट में आने का डिसाइड किया। पल्सर वो लोग बाइक लेके आए, और उसका लुक इतना स्पोर्टी दिया कि धीरे धीरे करके मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट किया। कंपनी ने वापस टेकअप पोजीशन लेना स्टार्ट किया। और तब तक हीरो होंडा का, दोनों का जो जॉइंट वेंचर था, वो ब्रेक हो गया। हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, और इसका फायदा बजाज, टीवीएस ये सब ने लेना स्टार्ट किया। बजाज ने अच्छा खासा स्कूटर्स, ये बाइक सेल किया, पल्सर वगैरह, और मार्केट में कम बैक किया। लेकिन अभी भी उनका एक मेन जो प्रोडक्ट था चेतक, जिसकी वजह से कंपनी इतनी बड़ी हुई थी, वो अभी मार्केट से बाहर ही था। तो जब ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट आया, तभी कंपनी ने वापस डिसाइड किया कि हम लोग चेतक का जो लीगेसी है वो वापस लेके आते हैं। और चेतक इलेक्ट्रिक वो लोग ने भी लॉन्च किया। काफी अच्छा सेल हो रहा है। लेकिन फिर भी ओला वगैरह उसके कंपेयर में चेतक का सेल काफी भी अभी भी काफी कम है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो लोग ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जब भी ब्रेक इवन से नीचे जाना स्टार्ट किया, तभी उन्होंने स्टेप्स वगैरह लेना स्टार्ट किया। लकीली उनको ये सपोर्ट वगैरह भी मिला बाकी कंपनीज का ब्रेकअप वगैरह होने की वजह से, और वो लोग वापस कम बैक कर लिया, अदरवाइज मुश्किल था। ठीक है। तो ये एमओएस बढ़ा रहेगा ना, तो तुम लोग को उसका फायदा ले लेना चाहिए। रिवाइवल के लिए तुम लोग को मौका मिलता है। ब्रेक इवन से नीचे जाने से पहले अगर स्टेप ले लिया, तुम लोग बच सकते हो। ठीक है। तो ये हुआ एमओएस का कंसेप्ट। अभी कुछ और फॉर्मूलाज, छोटे मोटे फॉर्मूलाज है, वो कवर कर लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। एक आता है एमओएस परसेंटेज। ठीक है। तो तुम लोग फाइंड करते हो एमओएस को परसेंटेज के टर्म में। तो एमओएस डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100, परसेंटेज के टर्म में।
और वैसे अगर तुम लोग को ब्रेक इवन का परसेंटेज चाहिए, ठीक है, तो ब्रेक इवन डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। एक नंबर देख लेते हैं, सपोज 2 लाख वाला लिमिट ले लेते हैं। 2 लाख वाले में ब्रेक इवन 125 है। सेल्स चेंज होने से ब्रेक इवन चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट तो पीवीआर पे डिपेंड है और वो तो कांस्टेंट ही है। तो सेल्स बढ़ गया या सेल्स कम हुआ तो भी ब्रेक इवन चेंज नहीं होगा। तो ब्रेक इवन आया अपना 125, ठीक है। एमओएस कितना आएगा? तो 2 लाख एक्चुअल सेल्स, 1,25,000 ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि 75,000 ये आएगा एमओएस। अगर तूने ये दोनों नंबर क्वांटिटी में लिया तो एमओएस भी क्वांटिटी में आएगा। दोनों नंबर रुपीज में लिया तो एमओएस भी रुपीज में आएगा, ठीक है। बाद में एमओएस अगर परसेंटेज में फाइंड कर रहे तो एमओएस डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स, एमओएस कितना है? 75। तो 75,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना परसेंट होता है चेक करो। 37.5%। और वैसे बीईपी का परसेंटेज निकाला तो ब्रेक इवन 125 है डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 62.5। और ये दोनों का टोटल ऑलवेज 100% है, क्योंकि ब्रेक इवन भी सेल्स का ही पार्ट है और एमओएस भी सेल्स का ही पार्ट है। तो जो टोटल सेल्स है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक आता है ब्रेक इवन और एक आता है एमओएस। तो ब्रेक इवन प्लस एमओएस वो डिपेंड है अपन कौन से लेवल पे अभी सेल्स पे पहुंचे। यानी कि अगर सपोज अपन ये लेवल पे अभी सेल्स है तो अपना टोटल सेल्स जीरो से लेके बी तक है, उसपे से जीरो से लेके बीईपी लेवल ब्रेक इवन है और बीईपी से बी लेवल वो एमओएस है। यानी कि टोटल सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस। आज समझ में? तो ये भी एक लिख सकते हैं, टोटल सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस, वो एमओएस है। यानी कि पॉइंट ये है कि बच्चे लोग ये नहीं समझ पाते कि ब्रेक इवन और एमओएस दोनों सेल्स का ही पार्ट है। वो लोग बोलते कि कुछ और कैलकुलेट किया, लेकिन वो दोनों सेल्स ही है, लेकिन सेल्स का ऐसा एरिया है कि जो एक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और एक जस्ट कॉस्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो तुम लोग को समझना है, वो ये है कि प्रॉफिट तुम लोग को एमओएस सेल्स पे ही मिलेगा, ब्रेक इवन सेल्स पे तुम लोग को लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट तुम लोग को फाइंड करना है तो एमओएस पे पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करो, तुम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। अब ये कैसे काम करता है जरा सोचो। ब्रेक इवन पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस यानी क्या? कि तुमने 125 का सेल्स किया, ठीक है, यानी कि 12,500 यूनिट बेचा, तो 12,500 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट और कंपनी का फिक्स कॉस्ट दोनों पे हो गए, बराबर। 12,500 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट का? 12,500 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट और कंपनी का फिक्स कॉस्ट वो तो सेम ही है ना, 50,000। ये दोनों पे हो गए और तुम्हारे पास प्रॉफिट एग्जैक्टली बचा जीरो। इतना समझा? अब 12,500 यूनिट के बाद तुमने 12,501 यूनिट बेचा, तो वो एक यूनिट पे कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा? वेरिएबल फिक्स या दोनों? सिर्फ वेरिएबल। यानी कि वो एक यूनिट के लिए तुमको को सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे करना है, फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी पे हो चुका है और वो बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद जो बच गया वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी है और वो तुम्हारा प्रॉफिट भी है। फिक्स कॉस्ट 12,500 यूनिट तक पूरा पे हो चुका है, 12,500 यूनिट के बाद फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। समझा? तो ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स पे सिर्फ अपने को वेरिएबल पे करना है, यानी कि ये वेरिएबल पे करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन आएगा वही अपना प्रॉफिट है। तो एमओएस यानी कि ये वाला सेल्स, उसके ऊपर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों को कंट्रीब्यूशन देगा और क्योंकि एमओएस का कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट जीरो है, यही तुम्हारे प्रॉफिट में ऐड होगा। समझा? तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, ठीक है।
बच्चे लोग मेमोराइज कर लेते फॉर्मूला, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता चला ना तुम लोग को? ओके, तो ये एक हो गया। अभी इंटर लेवल पे कॉमन क्वेश्चन आता था कि तुम लोग को सेल्स दिया, प्रॉफिट फाइंड करो, प्रॉफिट दिया, सेल्स फाइंड करो। ठीक है, अब वो फाइनल लेवल पे ऐसा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला सिखाते वहां पे डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन वगैरह, वो सब अभी नहीं होता है। लेकिन हम लोग को सब में उसका एप्लीकेशन पार्ट, रिवर्स वर्क वगैरह करने के लिए वो सब काम आता है। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे कुछ नंबर्स बताऊंगा, तुम लोग को कैलसी पे ही आंसर बताना है। मैं सेल्स बताऊंगा, प्रॉफिट बताने का, प्रॉफिट बताऊंगा, सेल्स बताने का, रिवर्स। ठीक है, तो सब लोग कैलसी पे आंसर निकालो, और 10-10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहला केस मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, सेल्स का क्वांटिटी, तो तुम को मुझे प्रॉफिट बताना है। ठीक है, 10, 6, 4, 50,000, हर एग्जाम्पल के लिए सेम रहेगा। 10, 6, 4, 50,000 सेम रहेगा। मैं क्वांटिटी वगैरह चेंज करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट बताना है। ठीक है, तो पहला क्वांटिटी है सपोज 27,500, क्वांटिटी 27,500, 60, नहीं करो करो फाइंड करो। 27,500 क्वांटिटी है, प्रॉफिट बताना है। 10, 6, 4, 50,000, वो हर एग्जाम्पल के लिए सेम रहेगा, जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा वो सेम ही रहेगा। 60, आया 60, नहीं? अच्छा, एक लॉन्ग कट अगर अप्लाई किया तो 27,500 इंटू 10 वो आएगा सेल्स, 27,500 इंटू 6 वो आएगा वेरिएबल, सेल्स लेस वेरिएबल वो आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। क्योंकि शॉर्टकट ये है ना कि कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपया पर यूनिट है, तो 27,500 इंटू 4 वो देगा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो 50 का 50 ही रहेगा, वो दे देगा प्रॉफिट। तो शॉर्टकट ये था 27,500 इंटू 4 माइनस 50,000, वो लॉन्ग कट है। वो लॉन्ग कट है, वो लॉन्ग कट है। आंसर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो को एक ही सम सॉल्व करने के लिए 4 से 5 अलग अलग मेथड्स रहे। कोई लॉन्ग कट से आएगा, कोई शॉर्टकट से आएगा, कोई मिड वे से आएगा। सभी का आंसर फाइंड करने का वे अलग अलग रहेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा वो कंफर्म। ठीक है, तो तुम लोग कौन सा वे अप्लाई करते हो, एग्जाम में कौन सा क्लिक होता है, वो तुम लोग के लिए बेस्ट है। ठीक है, बाय चांस अगर लॉन्ग कट पकड़ लिया तो छोड़ने का नहीं, बाद में लॉन्ग कट को कंटिन्यू करो। ठीक है, एकदम वर्स्ट सिचुएशन आया तो छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम्हें दूसरी बार वापस जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट वो रहेगा 27,500 इंटू 4 माइनस 50,000। ठीक है, एक और क्वांटिटी बताता हूँ, प्रॉफिट बता दे फटाक से। क्वांटिटी है सपोज 63,500। अभी कितना फास्ट आंसर है, आया समझ में? अभी मैं तुम लोग को सेल्स अमाउंट बताऊंगा, अमाउंट सेल्स का, तुम लोग को प्रॉफिट बता। ठीक है, अमाउंट बताऊंगा, प्रॉफिट बताना। सपोज सेल्स का अमाउंट है 3,72,500, 99। कैसे निकाला? बराबर, डिवाइड बाय 10 तो क्वांटिटी मिला, इंटू 4 तो कंट्रीब्यूशन माइनस 50,000। दूसरा वे, अगर तुम लोग को सेल्स पता है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस फिक्स कॉस्ट। तो पहले डिवाइड करके क्वांटिटी, क्वांटिटी से इंटू 4 करके कंट्रीब्यूशन, दो स्टेप की जगह पे एक ही स्टेप में आंसर आएगा। जो भी सेल्स रहेगा इंटू 40% ले लो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस 50,000। ठीक है, तो मैंने कितना बताया था? हाँ, मीन्स वो अभी एग्जाम्पल छोड़ देते, मैं दूसरा भी बताता हूँ नंबर, उस पर फाइंड करो। 5,75,000 सेल्स,
सेल्स 1,80,000, तो 5,75,000 डायरेक्टली इंटू 40% माइनस 50,000, वो दोनों का आंसर दे देगा। डिवाइड बाय 10 इंटू 4 मत करो। 5,00,000 कितना बताया मैंने? 5,75,000 इंटू 40%, वो आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस 50,000 फिक्स कॉस्ट, वो आ जाएगा प्रॉफिट। हाँ, समझ में? चलो, अभी नेक्स्ट मैं तुम लोग को प्रॉफिट बताऊंगा, तुम लोग को मुझे सेल्स का अमाउंट बताना है। ठीक है, प्रॉफिट बताऊंगा, सेल्स का अमाउंट तुम लोग को बताना है। स्टेप इमेजिन कर लो क्या करना पड़ेगा। मैं वहां में नंबर बता दूं। हाँ, प्रॉफिट बताऊंगा, तुमको रिवर्स वर्क करके सेल्स निकालना है। सोच लिया क्या करना? ओके, चलो, प्रॉफिट है 25,000, सेल्स बताना है। वही वही आया था ना कुछ भी? 187,500। ओके, इसमें मल्टीपल मेथड्स है अगेन, कोई शॉर्टकट रहेगा, कोई लॉन्ग कट रहेगा। अगर प्रॉफिट कितना बोला मैंने? 25, तो 25 प्लस 50 यानी कि 75 ये आना चाहिए कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये 75 डिवाइड बाय 40% कर दूंगा तो मुझे सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्स इंटू पीवीआर इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवीआर इक्वल टू सेल्स। ठीक है, तो 25 प्लस 50 75,000, 75,000 डिवाइड बाय 40%, तो वो दोनों को देगा सेल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला एक और प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट है सपोज 36,000। 2,50,000 आज समझ में? चलो, मैं अभी प्रॉफिट बताऊंगा तो मुझे सेल्स का यूनिट्स बताने का, यूनिट्स क्वांटिटी। ठीक है, प्रॉफिट 45,000। 23,750। अब इसमें तूने किया रहेगा 45 प्लस 50 यानी कि 95 डिवाइड बाय 40%, तो आएगा सेल्स, डिवाइड बाय 10 करके आएगा क्वांटिटी। अब दूसरा एक शॉर्टकट है, 45 प्लस 50 यानी कि 75, 75 डिवाइड बाय 4 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एक ले लो, प्रॉफिट है सपोज 62,500। आया आंसर? ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज जो है वो लिख लेते हैं अपन। ये हो गया फिफ्थ फॉर्मूला। सिक्स फॉर्मूला अपना आएगा, सेल्स इंटू पीवीआर इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, देयरफॉर सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवीआर। बराबर। नेक्स्ट, अगर सेल्स पता है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो सेल्स इंटू पीवीआर, कंट्रीब्यूशन देगा माइनस फिक्स कॉस्ट, ये दोनों को देगा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स यूनिट अगर पता है, सेल्स यूनिट, तो इंटू 4 रुपीज किया तो कंट्रीब्यूशन आएगा
-50,000 तो प्रॉफिट आएगा। तो इनटू सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये देगा तुम को टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये तुम को देगा प्रॉफिट। इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, सेल्स यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, ये क्या देगा, टोटल सेल्स देगा। इनटू क्या करूं मैं कंट्रीब्यूशन के लिए, पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। आया समझ में? नेक्स्ट, सेल्स सॉरी प्रॉफिट से भी सेल्स निकालने को ट्राई करते हैं। प्रॉफिट दिया रहेगा, सेल्स निकालना है, तो क्या करना है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये क्या देगा, कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय पीवीआर किया तो क्या मिलेगा, सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे ही प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू किया तो क्या मिलेगा, सेल्स यूनिट्स। समझा? इंटर में फॉर्मूला बेस्ड याद करते, फाइनल में से नहीं करने का, लॉजिक अप्लाई करना। हाँ, और ये जो फॉर्मूला बना ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू, ये यही फॉर्मूला से बना है। देखो, बीईपी पे प्रॉफिट जीरो रहता है, तो जीरो प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट ही आएगा, वो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसको ही डिवाइड बाय पीवीआर किया तो आ गया सेल्स। कौन सा सेल्स, ब्रेक इवन वाला। ठीक है, और वैसे यूनिट में चाहिए तो प्रॉफिट जीरो प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन भी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट आएगा, डिवाइड बाय सीपीयू, 4 रुपए से डिवाइड किया तो अपने को सेल्स मिल गया। एक्चुअली ये जो दो फॉर्मूला है वो इसी से ही डिराइव हुआ है। समझा? तो ये हो गया ओवरऑल बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये अपने अलग अलग सब में अलग अलग वे से अप्लाई करेंगे, लॉजिक वगैरह अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने जो टॉपिक्स है उसमें पहला जो टॉपिक अपन लेने वाले वो है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वैसे देखा जाता है कि ये दो फॉर्मूलाज पे है, लेकिन जब ये अपन पहला चैप्टर लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, तो सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला चैप्टर नहीं रहेगा, अभी फाइनल है, ऑब्वियसली एक स्टेप ऊपर हो तुम लोग। तो अभी ऐसे सिचुएशन देंगे जहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई ना हो पाए। ये फॉर्मूला तब तक अप्लाई कर सकते हो जब तक फिक्स कॉस्ट और पीवीआर या तो फिक्स कॉस्ट और सीपीयू सेम है। अगर तुम्हारा फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है या सीपीयू या तो पीवीआर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। या तो कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, फिक्स कॉस्ट एक ही है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अगर ए बी सी तीन प्रोडक्ट है, तो वो केस में किसका पीवीआर लोगे किसका सीपीयू लोगे, फिक्स कॉस्ट तो तीनों का कॉमन है, फिक्स कॉस्ट अपन रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते कि इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट में से ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, वो कंपनी बताएगी। जब तक सम अपने को नहीं बताएगा अपन वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर फिक्स कॉस्ट कॉमन है और तीन प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे केस पे ये ब्रेक इवन कैसे निकालेगा। ठीक है, तो ऐसे जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम में ब्रेक इवन कैसे फाइंड किया जाता है वो पूरा डिटेल में अपन चैप्टर सीखेंगे। ठीक है, बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले तुम लोग यहाँ तक आके फॉर्मूलाज लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन डिटेल चैप्टर, ये बेसिक्स हुआ।